गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बात करेंगे आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही कौन से अन्य आपके घोषणा पत्र लाए गए जिससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा क्या विकास आए, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था नया टॉपिक आपका आधुनिक कालीन शिक्षा। आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला हमने उसे डिवाइड किया था स्वतंत्रता के पूर्व आपके प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी, और दूसरी हमने बात की थी स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में प्राथमिक आपकी व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि स्वतंत्रता के पूर्व आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड में किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो पहले हमने बात की थी आपके प्रीवियस क्लास में मिशनरियों का प्रयास, यानी किस प्रकार से भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसमें आपके जो भी मिशनरीज़ थे उन्होंने मिशनरी स्कूलों की स्थापना की। नेक्स्ट हमने आपके 1813 का घोषणा पत्र की बात की थी। उसके बाद बात की थी हमने 1833 के घोषणा पत्र की। आज उसी के आगे ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही आपके कौन से अन्य घोषणा पत्र आए, उन चीज़ों की बात करते हैं। तो आपके 1833 के बाद वुड का घोषणा पत्र आया था, जो आपका आया था 1854 में, यानी 1854 में आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके चार्ल्स वुड एक प्रधान के रूप में आए, जिन्होंने भारतीय शिक्षा नीति किस प्रकार से होनी चाहिए या उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में काम किया। इसलिए चार्ल्स वुड को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब है एक ग्रेट, कह सकते हैं ग्रेट चार्टर, यानी एक ग्रेट आपके घोषणा पत्र को लेकर आए थे, इसीलिए इन्हें शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वुड के जो भी वो 1854 में घोषणा पत्र लेकर आए थे, उसकी मुख्य बातें अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा का मकसद क्या है कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा है उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रसार किया जाए, प्लस पाश्चात्य जो भी आपकी संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी शिक्षा के ये दो मकसद थे। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी व देशी भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए, यानी शिक्षा जो भी दी जा रही है आपके प्राथमिक विद्यालय में वो उसका माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाएं भी होनी चाहिए। फिर कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और साहित्य को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, यानी जिस प्रकार से अंग्रेजी चीज़ों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए उसी प्रकार से भारतीय आपका जो साहित्य है या संस्कृति है उसको भी सिलेबस में इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर कह सकते हैं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। जैसे हम आज भी देखते हैं कि अगर हम टीचर बनने से पहले कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, अगर हम जूनियर में पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से चार्ल्स वुड ने भी ये बात कही थी कि आपकी टीचर को क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। फिर कह सकते हैं कि विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, यानी विद्यालय में चाहे आपके भौतिक चीज़ें हों या हम कहते हैं मानवीय चीज़ें हों, उनको उपलब्ध या सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को अनुदान भी मिलना चाहिए। फिर कह सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाए, यानी जहाँ पर आपकी हायर एजुकेशन दी जाए वो एकदम यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाए जहाँ पर केवल हायर एजुकेशन दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि वोकेशनल कोर्सेज और स्त्री शिक्षा को भी और ज़्यादा प्रोत्साहित किया, यानी हम प्राइमरी एजुकेशन भी दे रहे हैं, हायर एजुकेशन भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके व्यावसायिक और स्त्री शिक्षा को भी और ज़्यादा विकसित किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, यानी उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जहाँ पर लोग क्या हैं शिक्षा के लिए नई नई नीतियाँ या किस प्रकार से शिक्षा को अलग अलग विद्यालयों तक उनका प्रबंध करना है, उन चीज़ों के लिए वे कार्य करना चाहिए। तो कह सकते हैं चार्ल्स वुड ने, जैसे कि अगर हमने पहले 1833 में बात की थी तो वहाँ पर दो प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं थी, यानी भारतीय विचारधाराएं अलग थीं और आपकी पाश्चात्य विचारधाराएं अलग थीं। लेकिन चार्ल्स वुड ने क्या है दोनों
ही आपकी विचारधाराओं को सम्मिलित रूप से या समान रूप से किस प्रकार से उनको रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात की। नेक्स्ट आपका अगर बात करें तो कह सकते हैं कि चार्ल्स वुड जो आपका 1854 में वुड घोषणा पत्र आया, उसके बाद आपका आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आपका कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आपका एक आयोग के रूप में आया था, क्योंकि इससे पहले केवल प्राथमिक शिक्षा के विषय में किसी ने बात नहीं की थी। तो आप हंटर कमीशन कह सकते हैं या भारतीय शिक्षा आयोग बेसिकली कह सकते हैं इसे। तो इसके लिए आपके जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके आपके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से कौन सी नीतियाँ होनी चाहिए या क्या उसका प्रारूप होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने विशेष तौर पर बात की। तो अगर हम देखें कि प्राथमिक आपकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहीं, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक यानी बिहेवियर टर्म पे होनी चाहिए। जो चीज़ें बच्चे देखते हैं या करते हैं उनसे रिलेटेड होगी तो क्या होगी, शिक्षा आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर प्राथमिक शिक्षा देशी भाषाओं में होनी चाहिए, यानी उन्होंने क्या कहा कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो, अगर उस भाषा में बच्चों को हम बताएंगे या सिखाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। तो प्राथमिक भाषा उन्होंने क्या कहा कि देशी भाषाओं में होनी चाहिए। फिर कह सकते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, यानी आपके ऐसे इलाके जहाँ पर अभी भी शैक्षिक या गतिविधियाँ नहीं हैं, यहाँ शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा विभाग की स्थापना हो, जिससे क्या है उन क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रॉपर रूप से पहुँच सके। फिर उन्होंने क्या कहा कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, यानी जो भी धर्म ग्रंथ हैं या कह सकते हैं चाहे वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, यानी चाहे वो भारतीय हों चाहे उन्होंने कहा कि वे वेस्टर्न हो, तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता ना दी जाए। इन्होंने भी बात कही कि बालिकाओं को भी पढ़ने के अवसर दिए जाए, यानी उनको भी और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। फिर उन्होंने कहा सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी सिलेबस प्राइमरी लेवल का क्या होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए और वो निःशुल्क होना चाहिए, यानी किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं तो अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए, यानी स्कूल को जो भी डोनेशन दिए जाए या जो भी अनुदान दिया जाए उसको ये ध्यान में रखकर दिया जाए कि वहाँ पर छात्र या शिक्षक की संख्या कितनी है उसी के अनुरूप दिया जाना चाहिए। फिर कह सकते हैं देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए, यानी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही कि आपके जो भी प्राइमरी लेवल पे जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है या देशी भाषाओं में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको बदला ना जाए, जिस प्रकार से वो पहले चल रही थी उसी प्रकार से अभी भी चलती रहें। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपके विलियम हंटर ने किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए भारतवर्ष में, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बताया। फिर आपके हंटर कमीशन के बाद गोखले विधेयक आया था जो 1911 में आया था। तो इसे लेकर भी आए थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं के नाम पर इस विधेयक का नाम पड़ा था। तो उन्होंने भी एक प्रकार का एक ऐतिहासिक विधेयक लेकर आए थे। उनकी विशेषताएं किस प्रकार से थी, क्योंकि उन्होंने भी क्या है प्राथमिक शिक्षा का प्रारूप किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था और उनका विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, यानी प्राथमिक जैसे हम आज देखते हैं कि क्या है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी क्या कहा था कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी जाए, यानी तब क्या है ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये नहीं था कि प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए अनिवार्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये बात अपने विधेयक में कही कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। और उन्होंने दूसरी बात कही कि कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों को किसी प्रकार का शुल्क देय ना हो, यानी कह सकते हैं कि जो गरीब हैं या पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं अगर उनके माता पिता की मासिक आयु कम है तो उनको क्या है किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं।
तो अगर स्थानीय संस्थाएं की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी नगर पालिकाएँ हैं या आपके ज़िला हैं, तो ज़िले और नगर पालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था दे देनी चाहिए। वे क्या कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर उनको और ज़्यादा अधिक अच्छी तरीके से उनका निर्वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा था स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं, यानी नगर पालिकाएँ या आपके ज़िला स्तर पर जो भी लोग हैं वे क्या हैं, अगर प्राथमिक शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से विकसित करना चाहते हैं या उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, वो स्थानीय स्तर पर उन चीज़ों के लिए कर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा था, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों फिर बालिकाओं के लिए हो। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है पहले क्या हो, क्रमशः मतलब एक लीनियर मेथड में चले, तो पहले बालकों के लिए वो चीज़ें हों और फिर बालिकाओं के लिए भी ये सभी चीज़ें लागू हों। तो कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए या स्थानीय स्तर पर जो भी लोग हैं वो किस प्रकार से अपने स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को विकसित कर सकते हैं या उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात की। थैंक यू क्लास।